सास को जानबूझकर घर से बाहर निकालने के 10 साल बाद बहू सास की संपत्ति देखकर हैरान रह गई। सुबह का समय था, सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं। नीता, जो एक तेजतर्रार और आधुनिक विचारों वाली महिला थी, अपनी शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही परिवार के पुराने रीति-रिवाजों से टकरा गई। घर की मुखिया सास सुशीला देवी एक अनुशासनप्रिय और परंपरागत महिला थी। नीता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सुशीला हर छोटे बड़े निर्णय में अपनी राय दें और घर के हर कोने में अपना प्रभाव बनाए रखें। सुशीला को सुबह जल्दी उठने और पूजा पाठ के बाद पूरे घर को व्यवस्थित रखने की आदत थी। दूसरी ओर नीता अपने करियर और दोस्तों के साथ समय बिताने में ज्यादा रुचि रखती थी। उसे घर के नियम पुराने और बेमतलब लगते थे। नीता, इस अलमारी में इतनी गड़बड़ी क्यों है? कपड़े सही से नहीं रखे गए, सुशीला ने प्यार से टोका। मां जी, ये मेरा तरीका है। मैं इस तरह चीजें रखना पसंद करती हूं, नीता ने झुंझलाकर जवाब दिया। छोटी छोटी बहसें जल्दी ही बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगीं। रोहत, जो अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ था, अक्सर चुप रह जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी अपनी पत्नी की तरफ झुकने लगा था। नीता को लगता था कि अगर सुशीला इस घर से चली जाए तो वह घर को अपने तरीके से चला सकती है। एक दिन नीता ने रोहत से कहा, तुम्हारी मां को एक वृद्धाश्रम में भेजना ही सही रहेगा। वहां उनकी देखभाल भी होगी और हमें भी अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। रोहत पहले तो थोड़ा हचकचाया, लेकिन नीता के दबाव के आगे झुक गया। सुशीला को इस प्रस्ताव से गहरा आघात लगा। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू ले बना भारी दल से इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। अगर यही तुम्हारे लिए बेहतर है तो मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा। सुशीला के जाने के बाद नीता ने राहत की सांस ली। उसने घर को अपने तरीके से सजाना शुरू किया। नए फर्नीचर आए, पुराने पारंपरिक चीजें हटा दी गईं। हर कोने में अब नीता की पसंद झलकती थी। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती और अपनी आजादी का आनंद लेती। लेकिन सुशीला के जाने से घर में जो खालीपन आया था, उसे महसूस करना किसी ने जरूरी नहीं समझा। रोहत भी अपनी मां के चले जाने को एक सामान्य घटना मानकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन इस बदलाव ने सुशीला के जीवन में एक नई चुनौती और एक नई दशा तय कर दी थी। अब एक नई कहानी का आरंभ हो चुका था, सुशीला के लिए भी और नीता के लिए भी। सुशीला देवी, जो कभी अपने घर की मुखिया थीं, अब वृद्धाश्रम के एक छोटे से कमरे में अकेली बैठी थीं। घर से निकलते वक्त उन्होंने कोई गला शिकवा नहीं जताया, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह अपने पोते पोतियों की हंसी, रसोई की महक और अपने बगीचे की हरियाली को बहुत याद करती थीं। वृद्धाश्रम में दिनचर्या सख्त और सीमित थी। सुबह जल्दी उठना, सामूहिक भोजन करना और फिर अपने अपने कमरों में लौट जाना। पहली रात सुशीला को नींद नहीं आई। उनके मन में नीता के शब्द गूंज रहे थे, मां जी, वहां आपकी देखभाल अच्छे से होगी। यह सब आपके भले के लिए है। लेकिन वह जानती थीं कि यह सिर्फ एक बहाना था। समय के साथ सुशीला ने खुद को वहां के माहौल के अनुकूल बनाना शुरू कर दिया। वृद्धाश्रम में उनकी मुलाकात कई अन्य बुजुर्ग से हुई, जिनकी कहानियां उनके दिल को छू गईं। कुछ ने अपनी मर्जी से यहां रहने का निर्णय लिया था, तो कुछ को उनकी संतानों ने घर से निकाल दिया था। सुशीला ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। एक दिन वृद्धाश्रम की संचालिका मीरा जी उनके पास आईं। सुशीला जी, आप बहुत शांत रहती हैं। क्या आपको यहां कोई समस्या है? नहीं, समस्या नहीं है, लेकिन मन अभी भी वहां अटका हुआ है जहां से मैं आई हूं, सुशीला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मीरा जी ने उन्हें व्यस्त रखने के लिए कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी। सुशीला ने आश्रम के पुस्तकालय की देखभाल करना शुरू किया। किताबों के साथ उनका रिश्ता गहरा था और धीरे धीरे वह अन्य बुजुर्ग के बीच लोकप्रिय होने लगी। उनकी मुस्कान और समझदारी ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। दूसरी ओर नीता अपने बदले हुए घर में खुश थी। उसने नए फर्नीचर और सजावट से घर को आधुनिक लुक दिया। दोस्तों के बीच उसकी तारीफें हो रही थीं। लेकिन सुशीला के जाने से घर में जो शांत होनी चाहिए थी, वह कहीं न कहीं गायब थी। एक दिन रोहत ने नीता से पूछा,
क्या माँ ने फोन किया? नहीं, नीता ने टालते हुए कहा। वो वहां खुश हैं, उन्हें हमें कॉल करने की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुशीला ने फोन नहीं किया क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि उनकी आवाज अब इस घर में नहीं सुनी जाएगी। इस बीच सुशीला ने वृद्धाश्रम के अन्य निवासियों के साथ मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। वह महिलाओं को हस्तशिल्प सिखाने लगी और उन उत्पादों को बेचकर वृद्धाश्रम के लिए धन जुटाने में मदद की। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें वृद्धाश्रम की एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। रोहत और नीता को इस सब की खबर नहीं थी। वे अपनी आरामदायक जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि सुशीला अब किस हाल में है। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। सुशीला के इस नए सफर की कहानी धीरे धीरे उस परिवार तक पहुंचने वाली थी जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सुशीला ने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया था। उनका नया संघर्ष उन्हें सब जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दे रहा था। यही संघर्ष आगे चलकर उन लोगों के लिए एक सबक बनने वाला था जिन्होंने उनके योगदान को कभी महत्व नहीं दिया। समय के पंख लग गए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। नीता और रोहत का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया था। उन्होंने अपने घर को पूरी तरह आधुनिक बना लिया था। फर्नीचर, सजावट और अन्य सुविधाएं देखकर हर कोई उनके जीवन से प्रभावित लगता था। उनकी सामाजिक स्थिति और भी ऊंची हो गई थी। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक ऐसा सच छपा था, इससे दोनों ही नजरअंदाज कर रहे थे, सुशीला का अस्तित्व। सुशीला वृद्धाश्रम में रहते हुए अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीख चुकी थी। उन्होंने अपने आसपास के बुजुर्ग के साथ गहरी मित्रता कर ली थी। उनकी मदद से वृद्धाश्रम को बेहतर बनाने में योगदान दिया। उनके नेतृत्व में हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों ने आश्रम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। इस दौरान सुशीला ने अपने पोते पोतियों से मिलने की इच्छा कई बार जाहिर की थी, लेकिन नीता हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। अभी बच्चे बहुत व्यस्त हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, समय मिलेगा तो जरूर मिलवाने आएंगे, वह हर बार यही कहकर टाल देती। एक दिन वृद्धाश्रम में सुशीला ने एक नए परिवार को आते देखा। वह परिवार भी अपने बुजुर्ग को आश्रम में छोड़ने आया था। वह बुजुर्ग महिला रोते हुए कह रही थी, मुझे नहीं जाना यहां, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूं। यह देखकर सुशीला का दिल भर आया। उन्होंने उस महिला को शांत किया और कहा, यहां पर आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। इस घटना ने सुशीला को अपने जीवन की असलियत से जोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि अब वह अपने परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस सच्चाई ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। दूसरी ओर रोहत और नीता की जिंदगी में सुख सुविधाओं के बावजूद एक कमी थी। उनके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और उनका अपने माता पिता से जुड़ाव कम हो रहा था। नीता ने कई बार महसूस किया कि बच्चों में वह गर्मजोशी नहीं है जो कभी परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। क्या हमने कुछ गलत किया? एक दिन नीता ने रोहत से पूछा। पता नहीं, शायद वक्त के साथ यह सब बदल जाता है, रोहत ने बेफिक्री से जवाब दिया। इसी बीच एक दिन नीता के पास उनके पुराने पड़ोसी का फोन आया। वह पड़ोसी वश बात संपर्क कर रहे थे। उन्होंने नीता को बताया कि सुशीला अब वृद्धाश्रम में नहीं रहती। क्या? नीता ने हैरानी से पूछा। हाँ, कई साल पहले वह वहां से चली गई थी। उनका क्या हुआ यह मुझे भी नहीं पता, पड़ोसी ने बताया। यह सुनकर नीता कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने लंबे समय से अपनी सास के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या मैंने सही कहा? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजने लगा। लेकिन उसने खुद को समझाया कि जो हुआ वह बीत चुका है। इस बीच सुशीला की मेहनत और संघर्ष की कहानी वृद्धाश्रम तक ही सीमित नहीं रही। उनके द्वारा कए गए कार्य ने उन्हें समाज में पहचान दिलाई। वह अब एक सम्मानित व्यक्तित्व बन चुकी थी। लेकिन यह सब रोहत और नीता के लिए अब भी अनजान था। यह समय सिर्फ एक संकेत था कि आने वाले दिनों में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ ऐसा जो उनके सोचने के तरीके और उनकी प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदल देगा।
एक शांत दोपहर थी। नीता अपने आलीशान ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी दोस्तों के साथ चाय पर गपशप कर रही थी। उसकी दोस्त माधुरी ने बातचीत के बीच में पूछा, नीता, सुशीला आंटी कैसी हैं? कई साल हो गए उन्हें देखे हुए। इस सवाल ने नीता को चौंका दिया। वह अचानक असहज हो गई। वो ठीक हैं, वृद्धाश्रम में हैं। लेकिन उनकी खबर काफी समय से नहीं ली, उसने झूठ बोलते हुए कहा। माधुरी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हें उनसे मिलना चाहे। वह तुम्हारी सास है और परिवार को जोड़कर रखने का काम बड़ों का होता है। नीता ने जल्दी से विषय बदल दिया, लेकिन माधुरी के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। वह जानती थी कि उसने पिछले 10 सालों में सुशीला को न सिर्फ भुला दिया था, बल्कि उनसे किसी भी तरह का संबंध बनाए रखने की कोशिश भी नहीं की। कुछ दिन बाद नीता को एक और झटका लगा। उसे एक कानूनी नोटिस मिला। यह नोटिस उसके नाम और रोहत के नाम था। इसमें एक बैठक में उपस्थित होने की अनिवार्यता थी। यह बैठक सुशीला देवी की वसीयत से संबंधित थी। यह क्या है? नीता ने रोहत से पूछा। मुझे नहीं पता। लगता है कि मां ने कुछ संपत्ति हमारे नाम की है, रोहत ने लापरवाही से जवाब दिया। नीता ने गहरी सांस ली। मां ने वसीयत में हमारा नाम लिखा है, तो शायद यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां जाएं। आखिर उनका कोई और नहीं है। रोहत अनमने ढंग से तैयार हुआ और दोनों ने बैठक में जाने का निर्णय किया। जब वे वकील के कार्यालय पहुंचे तो वहां का माहौल गंभीर था। कमरे में कुछ अन्य लोग भी बैठे थे। नीता और रोहत एक कोने में जाकर बैठ गए। वकील ने औपचारिकताओं के बाद सुशीला की वसीयत से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुशीला देवी ने अपनी संपत्ति का विवरण और उसे लेकर किए गए निर्णय इस वसीयत में स्पष्ट रूप से बताए हैं। कृपया ध्यान दें, वकील ने कहा और एक वीडियो चलाया। वीडियो में सुशीला एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक शांत और आत्मनिर्भरता की झलक थी। मैंने यह वसीयत इसलिए बनाई है ताकि मेरी संपत्ति सही जगह पर जाए। यह संपत्ति उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मुझे मेरी सबसे कठिन घड़ी में अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी पोती और पोते को शिक्षा के लिए उचित सहायता मिले। नीता और रोहत यह सुनकर सन्न रह गए। सुशीला ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक चैरिटी ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जो जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। इसके अलावा उन्होंने अपने पोते पोतियों के नाम एक शिक्षण ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह कैसे संभव है? नीता ने धीरे से कहा। मां ने यह सब कैसे किया और हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? रोहत ने भी आश्चर्य से पूछा। वकील ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुशीला जी ने वृद्धाश्रम में रहते हुए एक व्यवसाय खड़ा किया था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से निवेश किया और संपत्ति बनाई। यह सब उन्होंने खुद के दम पर किया। नीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी सास की ताकत और सूझबूझ का अंदाजा नहीं था। अब उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसने एक ऐसे रिश्ते को खो दिया जो न केवल अनमोल था, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला भी। बैठक खत्म हो गई, लेकिन नीता के दिल और दिमाग में एक नई उलझन शुरू हो गई थी। पछतावे और हैरानी की इस कहानी ने उसका चैन छीन लिया। नीता और रोहत अपने घर लौट आए, लेकिन उनका मन अब शांत नहीं था। वकील के कार्यालय में हुई बातचीत उनके अंदर गहराई तक उतर चुकी थी। घर में पहुंचते ही नीता ने सोफे पर गिरते हुए कहा, रोहत, मां ने यह सब कैसे किया होगा? हम तो सोचते थे कि वृद्धाश्रम में उनका जीवन सिर्फ अकेलेपन और निर्भरता में बीता होगा। रोहत, जो अब तक चुप था, कुछ पल रुक कर बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। शायद हमने उन्हें पूरी तरह से समझा ही नहीं। लेकिन अब यह सब सोचने का क्या फायदा? जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। नीता ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे नजरअंदाज कर देना चाहे। हमें मां की उस संपत्ति और उनके जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और फोन कॉल ने उन्हें चौंका दिया। फोन वकील का था। नीता जी, सुशीला देवी ने आपको और आपके परिवार को उनके एक पुराने घर में बुलाने का जिक्र वसीयत में किया है। यह वही घर है, इससे उन्होंने वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद खरीदा था। वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद उन्होंने घर खरीदा,
नीता ने फोन पर चौंकते हुए पूछा। जी हां, वकील ने उत्तर दिया। आपको कल सुबह तक वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। सुशीला जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वह घर आपको उनकी असली यात्रा समझाने के लिए है। फोन रखकर नीता और रोहत की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन वे जल्दी ही उस घर के लिए निकल पड़े। घर शहर के बाहर एक छोटे से शांत इलाके में स्थित था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनका स्वागत सुशीला की करीबी सहायिका मीरा जी ने किया, जो वृद्धाश्रम में उनकी देखभाल करती थीं। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा, मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती थी कि आप यहां जरूर आएंगे। सुशीला जी ने यह सब आपके लिए ही तैयार किया था। आइए, मैं आपको उनके जीवन की उस कहानी से रूबरू कराती हूं, इससे आप दोनों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मीरा जी ने उन्हें उस घर के अंदर ले जाकर दिखाया। घर सादा लेकिन सुव्यवस्थित था। हर कोने में सुशीला की मेहनत और उनके जीवन का संघर्ष झलक रहा था। दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं, वृद्धाश्रम में उनके काय की, हस्तशिल्प की दुकान की, और कुछ तस्वीरें उन बच्चों की जिनकी उन्होंने शिक्षा में मदद की थी। यह सब क्या है? रोहत ने हैरानी से पूछा। यह उनकी विरासत है, मीरा जी ने कहा। जब वह वृद्धाश्रम में आईं, तो उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने हस्तशिल्प का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे इसे इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद संपत्ति खरीदने में सक्षम हो गई। नीता ने एक तस्वीर पर हाथ रखा। इसमें सुशीला कई बच्चों के साथ मुस्कुराती हुई दिख रही थी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में इतनी रुचि क्यों ली? उसने धीरे से पूछा। मीरा जी की आंखों में करुणा झलकने लगी, क्योंकि वह जानती थीं कि शिक्षा वह चाबी है जो भविष्य के कई बंद दरवाजों को खोल सकती है। वह चाहती थीं कि उनकी पोती और पोते को भी यह समझ में आए कि जीवन सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए योगदान देने के लिए है। नीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा, हमने उन्हें कितना गलत समझा। उन्होंने हमारे बना ही अपनी एक दुनिया बना ली और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। रोहत ने धीमे स्वर में कहा, शायद यही हमारी सजा है, लेकिन अब हमें उनके प्रयासों का आदर करना होगा। मीरा जी ने सुशीला का लिखा हुआ एक पत्र उनके हाथ में थमाया। यह पत्र उन्होंने खास तौर पर आप दोनों के लिए लिखा था। इसे पढ़ें, शायद इससे आपको अपने सवालों के जवाब मिलें। पत्र उनके हाथों में था, लेकिन दिल में अब तक पछतावे का एक बोझ था। सुशीला का जीवन और उनकी दूरदर्शिता अब उनके सामने एक नई जिम्मेदारी बनकर खड़ी थी। नीता और रोहत ने सुशीला का पत्र पढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। कमरे में एक गहरी चुप्पी थी, केवल घड़ी की टकटक सुनाई दे रही थी। नीता ने पत्र खोलते हुए गहरी सांस ली। पत्र सुशीला की साफ और व्यवस्थित लिखावट में था। मेरे बच्चों, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा संदेश तुम तक पहुंचेगा। जब तुमने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया, उस दिन मैंने अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू किया। मुझे लगा कि अगर मेरा परिवार मुझे छोड़ सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी खुद की ताकत नहीं पहचान सकती। वृद्धाश्रम में मैंने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैंने वहां उन लोगों के साथ समय बिताया जो मेरी तरह अकेले थे। मैंने उन्हें और खुद को यह यकीन दिलाया कि जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ नया सिखाने के लिए होती है। मैंने हस्तशिल्प का काम शुरू किया और उससे जो भी आय हुई, उसे मैंने बच्चों की शिक्षा और समाज की बेहतरी के लिए लगाया। हर बच्चा मुझे अपने पोते पोतियों की याद दिलाता था। उन्हें शिक्षा देना मुझे लगता था जैसे मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कर रही हूं। तुम सोच रहे होगे कि मैंने अपनी सारी संपत्ति चैरिटी ट्रस्ट को क्यों दी। इसका कारण है कि मैं चाहती थी यह संपत्ति वहां जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन मैंने अपनी पोती और पोते के लिए शिक्षण ट्रस्ट भी बनाया है। मैं चाहती थी कि वे इस दुनिया में एक फर्क पैदा करें, न कि सिर्फ आरामदायक जीवन इजाए। नीता, तुम्हारे अंदर नेतृत्व और बुद्धिमत्ता है। मुझे पता है कि तुमने मुझे उस समय समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तुम चीजों को अलग तरीके से देखोगी। रोहत, तुम हमेशा एक अच्छे बेटे थे, लेकिन मैंने देखा कि तुमने अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच संतुलन बनाना छोड़ दिया। परिवार की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तभी वह टक सकता है।
मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन इसने मुझे अपनी ताकत पहचानने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र तुम्हें खुद को और अपने रिश्तों को समझने का मौका देगा। पत्र पढ़ते पढ़ते नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हमें माफ कर दिया, उसने रोहत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन हम क्या खुद को माफ कर सकते हैं? रोहत ने धीरे से कहा। मीरा जी, जो कमरे के कोने में खड़ी थीं, आगे आईं। सुशीला जी ने यह सब इसलिए नहीं कहा कि वह तुमसे नाराज थीं। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन सफ लेने के लिए नहीं, बिल्क देने के लिए है। उस घर में हर कोने में सुशीला की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उनकी तस्वीरें, उनकी बनाई योजनाएं और उनके द्वारा स्थापित शिक्षण ट्रस्ट की दस्तावेजी सबूत उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की गवाही दे रहे थे। नीता को अब एहसास हो रहा था कि उसने एक ऐसी महिला को अनदेखा किया जो अपने आप में एक मिसाल थी। मैं अब समझ गई हूं कि उन्होंने यह सब क्यों किया। उन्होंने हमें यह सिखाने की कोशिश की कि सच्ची संपत्ति प्यार और सम्मान में है, न कि सिर्फ पैसों में। रोहत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अब मां की विरासत को संभालना होगा। वह जो संदेश छोड़कर गई हैं, उसे हमारे जीवन में उतारना होगा। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका यही सपना था कि आप दोनों इस सत्य को समझें। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। उस दिन नीता और रोहत ने यह तय किया कि वे सुशीला के द्वारा बनाए गए शिक्षण ट्रस्ट का प्रबंधन करेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे। यह न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक नई शुरुआत थी। घर लौटने के बाद नीता और रोहत ने खुद को अलग ही भावनाओं के भंवर में फंसा पाया। नीता के लिए वह पत्र सिर्फ सुशीला के शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसने उसे अपनी गलतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। शाम का समय था। बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और नीता रसोई में चाय बनाते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहत भी ड्राई रूम में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर टक गई थीं। इस समय उसकी मां, नीता और वह एक साथ मुस्कुरा रहे थे। नीता, रोहत ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सचमुच मां के लायक बेटे और बहू बन पाए? नीता, जो चाय की ट्रे लेकर आई थी, एक पल के लिए ठठक गई। उसने ट्रे को मेज पर रखा और रोहत के सामने बैठ गई। नहीं, शायद नहीं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने मां को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, न कि परिवार का हिस्सा। हमने उनकी अहमियत को तब समझा जब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों की बातचीत में बच्चों ने ध्यान दिया। उनकी बेटी आया, जो 10 साल की थी, कमरे में आई और बोली, पापा, दादी कैसी थीं? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन आप दोनों हमेशा गंभीर हो जाते हैं जब भी उनकी बात होती है। आया का सवाल नीता और रोहत के दल को छू गया। वे जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को उनकी दादी से जोड़ने का मौका कभी दिया ही नहीं। नीता ने आया को पास बुलाकर कहा, तुम्हारी दादी बहुत मजबूत और समझदार थीं। वह हमेशा चाहती थीं कि हर बच्चा पढ़ाई करे और कुछ बड़ा करे। उन्होंने ऐसा ट्रस्ट बनाया है जो बच्चों को पढ़ने में मदद करेगा। आया ने मासूमियत से पूछा, हम भी उनकी मदद कर सकते हैं? नीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने आया को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही हमारी जिम्मेदारी है। दादी ने जो शुरू किया उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। अगले दिन नीता और रोहत ने सुशीला के ट्रस्ट का कामकाज संभालने का फैसला किया। दोनों ने वकील से संपर्क कर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की। ट्रस्ट का नाम सुशीला के नाम पर रखा गया था और यह जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए संपत्ति था। ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम एक स्कूल में आयोजित किया गया, जहां बच्चों को मुफ्त किताबें और वद दी गई। नीता ने पहली बार मंच पर खड़े होकर सुशीला के बारे में बात की। उसकी आवाज भावुक थी, लेकिन उसके शब्दों में गहराई और ईमानदारी थी। मेरी सास, सुशीला देवी, सिर्फ मेरी मां नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने हौसले की ताकत बनाया। आज हम जो कर रहे हैं, वह उनकी सोच और उनके प्रयासों का परिणाम है। यह ट्रस्ट उनके नाम पर है, लेकिन इसकी प्रेरणा हर उस मां से है जो अपने बच्चों और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। नीता के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम के बाद
एक वृद्ध महिला नीता के पास आई और कहा, तुमने अपनी सास का जो सम्मान किया है उससे साबित होता है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा है। यही सबसे बड़ी बात है। उस रात नीता ने अपने बच्चों को सुशीला की पुरानी तस्वीरें दिखाई। यह तुम्हारी दादी थीं, उसने गव से कहा। आया और उसका छोटा भाई तस्वीरों को देखकर मुस्कुराए। आया ने कहा, मैं उनकी तरह मजबूत बनना चाहती हूं। उस पल नीता को एहसास हुआ कि सुशीला की विरासत सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं है, वह उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनके दलों में हमेशा जिंदा रहेगी। नीता और रोहत ने तय किया कि वे अपने बच्चों को उनकी दादी के सिद्धांतों और आदर्श से परिचित कराएंगे ताकि वे भी जीवन के असली मूल्य को समझ सकें। भावनाओं से भरी उस रात नीता ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे सुशीला मुस्कुरा रही हो। यह देखकर कि उनके परिवार ने आखिरकार उनकी सीख को अपनाना शुरू कर दिया है। समय बीतता गया और नीता और रोहत ने सुशीला के ट्रस्ट के काम में पूरी लगन से खुद को झोंक दिया। वे अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करने लगे। ट्रस्ट धीरे धीरे प्रसिद्ध पाने लगा। इसकी सराहना न केवल उनके समुदाय में बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी की जा रही थी। लेकिन इस सबके बीच एक और सच्चाई थी जो नीता को बार बार कचोटती थी। सुशीला ने अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा उनके नाम नहीं छोड़ा था। एक दिन ट्रस्ट का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग आए थे। जिनमें प्रमुख हिस्सेयां, समाजसेवी और स्थानीय अधिकारी भी शामिल थे। नीता ने सुशीला की तस्वीर को मंच पर रखा और उनके योगदान की बात करते हुए कहा, यह ट्रस्ट सिर्फ मेरी सास की विरासत नहीं है, यह उनकी दूरदर्शिता और उनके साहस का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान वकील ने नीता को एक और बुलाकर कहा, मुझे आपसे कुछ और साझा करना है। सुशीला जी की वसीयत में एक और नदश था जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। नीता चौंकी। और क्या? उसने पूछा। वकील ने एक लफाफा उसकी ओर बढ़ाया। इसमें वह संपत्ति का विवरण है, इससे उन्होंने ट्रस्ट के लिए छोड़ा था। यह संपत्ति उनके द्वारा निवेश की गई राशि से बनाई गई थी। नीता ने लफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि सुशीला ने अपने निवेश और व्यवसाय से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। उन्होंने इसे ट्रस्ट के नाम किया था। यह जानकर नीता को एक और बड़ा झटका लगा। वह कितना कुछ कर गईं और हमें कभी पता भी नहीं चला, नीता ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन जो छोड़ा वह किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। कार्यक्रम के बाद नीता ने घर लौटकर रोहत से यह बात साझा की। रोहत भी हैरान था। मां इतनी बड़ी संपत्ति बना सकती थीं और उन्होंने हमें कुछ भी क्यों नहीं दिया? नीता ने गहरी सांस ली और कहा, क्यों हमने उनकी कद्र नहीं की? शायद वह चाहती थीं कि हम यह समझें कि असली मूल्य पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में और समाज को कुछ वापस देने में है। रोहत चुप हो गया। उसने सुशीला की वसीयत की हर बात को अपने अंदर दोहराया। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि मां ने जो किया वह सही था। नीता के लिए यह झटका केवल भावनात्मक नहीं था बल्कि एक आत्मनिरीक्षण का मौका भी था। उसने अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, रोहत, अब समय है कि हम मां की इस संपत्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह उनका सपना था और हमें इसे पूरा करना होगा। अगले दिन नीता ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई। वहां उन्होंने बताया कि सुशीला की संपत्ति को किस तरह बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने नई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें गरीब महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल था। कार्यक्रम के अंत में एक वृद्ध महिला नीता के पास आई और कहा, तुम्हारी सास ने जो किया वह अद्भुत था और अब तुम उनके कदमों पर चल रही हो। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुमने अपनी गलती से सीखा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नीता ने उस महिला का धन्यवाद किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सुशीला की छवि थी। वह लगातार सोच रही थी कि उसने उन्हें कितना गलत समझा। रात को नीता अपनी बेटी आया के पास बैठी। बेटा, दादी ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। कभी किसी को इतना भी नजरअंदाज मत करना कि उसकी अहमियत तब समझ आए जब बहुत देर हो चुकी हो। आया ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, क्या दादी हमें देख रही होंगी? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मुझे यकीन है कि वह हम पर गौर कर रही होंगी।
इस झटके ने नीता को बदल दिया। उसने अब अपनी जिंदगी को सुशीला के आदर्श के मुताबिक जीने का संकल्प लिया। उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां रिश्ते, प्रेम और सेवा सबसे महत्वपूर्ण थे। सुशीला की वसीयत और उनके योगदान का सच नीता के दिलो-दिमाग में गहराई तक उतर चुका था। वह अपने जीवन में पहली बार खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार थी। वह अब सिर्फ एक पत्नी और मां नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपनी सास के सपनों को साकार करने वाली एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहती थी। अगली सुबह नीता ने अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ की। वह ट्रस्ट के कार्यालय गई और वहां के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। हमारी योजना को अब और बड़े स्तर पर ले जाना होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मां ने हमें जो विरासत सौंपी है, उसे सिर्फ एक ट्रस्ट तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हमें इसे एक आंदोलन बनाना होगा। बैठक में मौजूद सभी सदस्य उसके आत्मविश्वास और जोश को देखकर प्रभावित हुए। नीता ने नए कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा। इसमें ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के विस्तार, महिलाओं को रोजगार के अवसर देने और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शामिल थी। उस शाम जब वह घर लौटी तो उसकी बेटी आया ने पूछा, मां, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? नीता मुस्कुराई और आया को अपने पास बैठाते हुए कहा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि असली खुशी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। तुम्हारी दादी ने हमें यही सिखाया। आया ने उत्साहित होकर कहा, तो क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूं? नीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल, यह हमारा पारिवारिक काम होगा। हम सब मिलकर दादी के सपनों को पूरा करेंगे। अगले कुछ महीनों में नीता और रोहित ने सुशीला के ट्रस्ट को एक नई दिशा दी। वे ग्रामीण क्षेत्रों में गए, वहां के स्कूलों और स्थानीय संगठनों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि कितने बच्चे शिक्षा से वंचित थे और महिलाओं को आर्थिक अवसरों की कितनी जरूरत थी। इन अनुभवों ने नीता को और प्रेरित किया। एक दिन नीता और रोहित एक छोटे से गांव में गए, जहां उन्होंने एक महिला से मुलाकात की। उस महिला का नाम राधा था। राधा ने नीता को बताया कि कैसे उसके पास शिक्षा नहीं होने की वजह से उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ा। अगर मुझे पढ़ाई करने का मौका मिलता तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, राधा ने कहा। यह सुनकर नीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी कहानी अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हम यहाँ के हर बच्चे को शिक्षा देंगे और हर महिला को उसकी खुद की पहचान बनाने का मौका देंगे। वापस लौटते समय नीता ने रोहित से कहा, मां ने अपने आखिरी दिनों में जो किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। हमें इसे हर उस इंसान तक पहुंचाना है, इससे इसकी जरूरत है। यह उनकी असली विरासत होगी। रोहित ने सहमत में सर हिलाया। मैंने मां को कभी उस नजर से नहीं देखा, जिस नजर से अब देखता हूं। उन्होंने अपने अकेलेपन को ताकत बनाया और वह कर दिखाया जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। कुछ ही समय में सुशीला के ट्रस्ट का नाम शहर भर में गूंजने लगा। नीता और रोहित के प्रयासों ने इसे एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। मीडिया ने उनके काम को कवर करना शुरू किया और उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन एक बड़े समारोह में जहां नीता और रोहित को सम्मानित किया जा रहा था, नीता ने मंच से कहा, मेरी सास ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतरीन बन जाती है। उस दिन नीता ने सुशीला की तस्वीर को देखकर कहा, मां, आपने हमें सब कुछ सिखा दिया और आज हम वादा करते हैं कि आपकी विरासत को कभी मिटने नहीं देंगे। नीता की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब अपनी सास के सपनों को जी रही थी और उस बदलाव ने उसे न केवल एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उसे अपने परिवार के प्रति और ज्यादा जुड़ाव का एहसास कराया। कुछ साल बीत गए और सुशीला देवी के नाम पर स्थापित ट्रस्ट अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। इसका प्रभाव शहर की सीमाओं से निकलकर पूरे राज्य और अन्य जगहों तक फैल चुका था। बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार और कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस ट्रस्ट का केंद्र बन चुका था। नीता और रोहित के जीवन में भी बड़े बदलाव आए थे। उनका घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां ट्रस्ट से जुड़े लोग, बच्चे और परिवारों के सदस्य मदद और मार्गदर्शन के लिए आते थे।
नीता के लिए हर सुबह अब एक नई चुनौती और नई प्रेरणा लेकर आती थी। एक दिन जब नीता ट्रस्ट कार्यालय में अपने काम में व्यस्त थी, एक युवा लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने नीता से कहा, मैडम, अगर यह ट्रस्ट नहीं होता तो मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाती। आज मैं एक डॉक्टर बन गई हूं। यह सब आपकी सास सुशीला देवी की वजह से संभव हुआ। उनका सपना सच में हर किसी की जिंदगी को रोशन कर रहा है। लड़की के शब्दों ने नीता को भावुक कर दिया। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, यह सब सुशीला मां की वजह से है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का असली मकसद दूसरों के लिए कुछ करना है। शाम को घर लौटते समय नीता ने रोहित से कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां इसे कोई रोक नहीं सकता। मां की सोच ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। रोहित मुस्कुराया। और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मां के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस शाम परिवार ने सुशीला की याद में एक छोटा सा आयोजन किया। उनके पोते पोतियों ने एक कविता सुनाई। इसमें उनकी दादी के आदर्श और उनकी दूरदर्शिता का जिक्र था। आया, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने कहा, दादी ने हमें सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं है। असली संपत्ति वह है जो हम दूसरों के जीवन में सुधार लाने के लिए करते हैं। समय के साथ नीता और रोहित के बच्चे भी ट्रस्ट के कामकाज में सक्रिय रूप से जुड़ गए। उनकी नई पीढ़ी ने सुशीला की विरासत को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। परिवार अब पूरी तरह एकजुट था और हर सदस्य सुशीला के आदर्श को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। नीता, जो कभी अपने सास ससुराल के पुराने तौर तरीकों को लेकर नाराज रहती थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने रिश्तों के महत्व को समझा और यह भी जाना कि सम्मान, प्रेम और सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। कुछ वर्ष बाद जब ट्रस्ट ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई तो राज्य सरकार ने इसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। उस आयोजन में नीता ने भावुक होकर कहा, मैंने जीवन में सबसे बड़ी सीख अपनी सास से पाई। उन्होंने न केवल मुझे बल्कि हमारे पूरे परिवार को यह समझाया कि विरासत सिर्फ धन संपत्ति नहीं होती। असली विरासत वह होती है जो आपके काम और विचारों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। समारोह में सुशीला की तस्वीर को देखकर नीता ने धीरे से कहा, मां, आपने हमारे जीवन में जो रोशनी फैलाई उसे हम कभी बुझने नहीं देंगे। आपकी विरासत अब एक मिशन बन चुकी है और यह हमेशा जिंदा रहेगी। उस रात जब नीता अपने कमरे में बैठी थी, उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे जैसे सुशीला मुस्कुरा रही हो। नीता ने अपने आप से कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे जीवन की असली राह दिखाई। आपने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं अब आपके हर सपने को सच करूंगी। सुशीला देवी की विरासत अब न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी कहानी यह याद दिलाती थी कि कठिनाइयों में भी ताकत खोजी जा सकती है और अपने आसपास के लोगों की भलाई में सच्चा सुख पाया जा सकता है। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों का महत्व और सेवा का भाव सच्चे सुख और शांति की कुंजी है।